तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास टाइम बहुत होता है, आपके पास स्पेसेस बहुत हैं एक्सप्लोर करने के। बट अगेन, लेकिन ये मैं इस पॉइंट को हाईलाइट करूंगी जो आपने कहा 24/7 वाला माइंडसेट होना चाहिए, बिकॉज अगर आप ऐसे हैं, सो यू हैव टू सी योरसेल्फ, अगर आप ऐसे शख्स हैं जो कि नौकरी करते वक्त भी 9 to 5 ऑपरेट नहीं करते, 5 के बाद भी आपका दिमाग चलता रहता है काम में, यू आर वेरी पैशनेट, यू वेरी हंग्री, कि फॉर एग्जाम्पल आप एक यू जस्ट अनदर मार्केटियर, पर आफ्टर 5 भी यू थिंक यू नो मैं ऐसे कर लेती हूँ, वैसे कर लेती हूँ, आइडियाज, हाँ आपके अंदर एनर्जी, आप में हंगर है, तो फिर आप खुद के लिए भी बिल्ड कर सकते हैं, फिर आप नौकरी मटीरियल नहीं है, फिर आप एंटरप्रेन्योर मटीरियल हैं। मैं एक दो दफ़ा जिक्र किया इस पॉडकास्ट का अली अब्दाल का, हाँ उसमें एक बंदा आया था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो राइटर है, गोस्ट राइटर है। तो उसने कहा था कि मैंने अपना करियर इस तरह बनाया था कि जब मैंने राइटिंग स्टार्ट की थी तो मैंने 9 to 6 था और 6 to 12 में अपना काम करता था। 2 साल बाद व्हेन आई वाज एबल टू मेक 3 times मोर मनी, तो फिर मैंने उसको खैरबाद कहा था। तो ये अक्सर लोगों के लिए, जो मुझसे भी पूछता है, मैंने कहा कि देखो मैंने भी जब खैरबाद कहा था ना, मैं पर्सनल ट्रेनिंग्स और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स कर रहा था लोगों की, तो कहीं ना कहीं 80, मैं 3x तो नहीं, 80-90% ऑफ माई पे चेक बनाना शुरू कर दिया था मैंने। तो हालात ऐसे कुछ आए कि जहाँ पे मेरे बॉस ने ज़्यादा ही टाइट करना शुरू किया और मैं ज़्यादा टाइट होना नहीं चाहता था, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आपको पता होता है यार इट्स नॉट मोर देन दिस, मुझे इतना बेयर मिनिमम करना है कि यार मुझे निकाला ना जाए। तो आप उस लेवल पे आ जाता है, तो मैं वो कर रहा था। माई बॉस वाज आस्किंग फॉर मोर, कि सप्लाई चेन में भी करो, तुम्हारी प्रमोशन हो सकती है, ये हो सकती है। अब वो चीज़ें ना मेरे जहन में मुझे एंटाइस ही नहीं करती थी, ये बोल रहे हैं तो बस मुंह चलता था, मुझे सुनाई नहीं देता था कुछ। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि मेरे अंदर वो हंगर था कि भाई मैंने उसके बाद 9 to 5 के बाद 6 to 12 अपनी ट्रेनिंग्स वगैरह की, तो 1.5-2 साल में कोविड का टाइम पूरा ऐसा गुजारा, फिर कहीं जाके आई वाज एबल टू स्विच। काफ़ी लोग ना स्ट्रेस में आके या फ्रस्ट्रेशन में आके बोलते हैं यार ये छोड़ के अपना काम करेंगे, वो कभी हो नहीं सकता। वो जो हमने लास्ट पॉडकास्ट पे फात का जिक्र किया था कि एकदम से कोई नौकरी आपको इतना कमा के नहीं दे सकती। अगर कंटेंट क्रिएशन है तो शायद एकदम से नहीं हो सकता। वो तो अगर कोई और काम है, फॉर एग्जांपल जैसे आई हैव सीन सो मेनी फ्रीलांसर्स, अभी भी मैं एक्सट्रीम कॉमर्स टर्न्ड स्किल्स रेटर अभी मैं गई थी, तो लॉट्स ऑफ फ्रीलांसर्स आई हैव सीन देम एंड उनकी सबकी मैंने जर्नीज रिकॉर्ड की हैं। तो 3 से 6 महीने लगते हैं उन्हें, अगर लेट्स से आप ई कॉमर्स में हैं या आप कोई अपनी ऑनलाइन शॉप बिल्ड कर रहे हैं, अमेजॉन है, ईबे है, एटसी है, काम बहुत सारे हैं। अगर आपको कंटेंट में रहना है और आपको इमीडिएटली जॉब छोड़नी है, तो ये सोचें कि कंटेंट इमीडिएटली पैसे बना के नहीं देगा, या तो आप साइमल्टेनियसली कुछ और कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप मार्केटियर हैं, तो मे बी यू कैन पिच डिफरेंट पीपल ऑन लिंक्डइन, आस्क देम इफ यू कैन रन देयर सोशल मीडिया पेजेस। तो आप 2-3 क्लाइंट्स पकड़ लो, उनके सोशल मीडिया पेजेस मैनेज कर लो, किसी के लिए कंटेंट वैसा बना दो जैसे कंटेंट प्रोडक्शन होती है, पोस्ट प्रोडक्शन काम कर दो, किसी के लिए कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, थंबनेल डिजाइनिंग कर दो, एडिटिंग कर दो, जो तुम्हें आता है वो कर दो। तुम्हारा अपना स्टोरी टेलिंग कंटेंट एकदम से पैसे बनाए, ये थोड़ा मुश्किल है। और क्यों? हु केयर्स अबाउट यू? Who cares about मतलब you? Until इसकी डिवाइन इंटरवेंशन हो जाए। हाँ, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये है कि आपके पास कुछ, देखो कंटेंट जो है ना, वो मुझे भी ये एहसास हुआ वक्त के साथ साथ कि अगर सिर्फ कंटेंट में होता तो ये कंटेंट मेरी हेल्प ना करता। कंटेंट के पीछे कोई सर्विस दैट आई सेल, सही है, वो फिटनेस कोचिंग है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है, जब मैं, अब तो मुझसे लोग पूछते हैं कि आप कपल थेरेपी भी करते हैं, क्योंकि मेरा कंटेंट इस तरह का हो गया ना, वो रिलेशनशिप भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो मैंने फिर इकोसिस्टम डेवलप कर लिया। मेरे पास कोचेज़ हैं, कोई ऐसी क्वेरीज आती हैं तो मैं उनको फॉरवर्ड कर देता हूँ, एंड आई टेक सम परसेंटेज, और वो लोग अपना काम कर रहे होते हैं। रिलेशनशिप भी हो गया इसमें, बिजनेस कोचिंग भी हो गया, इस तरह की चीज़ें हमने की हैं। लेकिन मेरे पास अगर कंटेंट इज़ जस्ट अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, कुछ है तो डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, जब कुछ है ही नहीं तो डिस्ट्रीब्यूट क्या करोगे? आपने उठ के बोल दिया जी मैं फहाद रजा, मैं यहाँ से, तो भाई बंदे के पास टाइम नहीं, तो फहाद रजा कौन, क्या करता है तू? लेकिन कुछ करते हो, उसके बारे में तुमने बताया, अपनी ट्रांजिशन बताई या क्लाइंट ट्रांजिशन बताई और प्रोसेस बताया, और फिर उस पर एंगेजमेंट आई, तो फिर लोग समझना शुरू करते हैं। पिक योर नीश। सो फॉर एग्जांपल आपकी फिटनेस है, राइट, एंड अगर कोई नया बच्चा उठ रहा है और उसे कुछ भी नहीं पता पर उसे कंटेंट बनाना है, तो पहले तो अपनी नीश पकड़ लो। और अगर तजुर्बा भी नहीं है और नॉलेज भी नहीं है तो पढ़ना शुरू कर दो। कंटेंट कंजम्पशन उसका पहला स्टेप है। कंटेंट क्रिएशन से पहले आता है कंजम्पशन। सो अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप पॉडकास्ट देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप ब्यूटी में आपको स्टोरी टेलिंग करनी है, अब ब्यूटी से रिलेटेड आप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करना शुरू करें, उनका कंटेंट कंज्यूम करना शुरू करें, पॉडकास्ट देखना शुरू करें, किताबें पढ़ना शुरू करें। फिटनेस है, हेल्थ रिलेटेड है, तो फिर आप उसकी किताबें पढ़ना शुरू करें। तो आप कंटेंट कंज्यूम, अब अली अब्दाल है, वो डॉक्टर है, बट अगेन उसने मेडिकल पे कंटेंट नहीं बनाया था, तो वो जो भी किताबें, कितनी सारी किताबों के वो रेफरेंसेस दे रहा होता है, तो किताबें पढ़ के कंटेंट बना रहा है, वो अपनी फील्ड से बिल्कुल अलग काम कर रहा है। तो आप अपनी फील्ड से अलग भी कर सकते हैं, पर आप फिर अपनी कंटेंट कंजम्पशन को ना 5x कर लें। तो तुम्हारी कंटेंट कंजम्पशन स्ट्रेटजी क्या रही है? शुरू में तो बिल्कुल नहीं रही। 4-5 साल से यू हैव बीन इनटू दिस। हाँ, शुरू के 6-7 महीने तो बिल्कुल नहीं रही, बिकॉज मैं नौकरी के साथ साथ हसल कर रही थी, तो उस टाइम में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलता था। जब मैंने साल भर बाद फुल टाइम हसल कंटिन्यू किया, तो फिर मैंने बहुत एक्टिवली कंटेंट कंज्यूम करना शुरू किया। सबसे पहले मैंने पॉडकास्टर्स को देखना शुरू किया जिन्होंने अपने पॉडकास्ट बिल्ड किए हैं। सो आई वॉच्ड अ लॉट ऑफ पॉडकास्ट जो राज शमानी ने दिए हैं, एज अ गेस्ट दिए हैं, बिया बाइसेप्स ने एज अ गेस्ट जितने दिए हैं, करिश्मा मेहता ने एज अ गेस्ट, मुज़म्मिल हसन ने एज अ गेस्ट जितने दिए हैं, पाकिस्तान और इंडिया के। उसके बाद डायरी ऑफ अ सीईओ, एंड देन अली अब्दाल ऑल्सो, जे शेट्टी ऑल्सो, तो बहुत सारे, कोई 10-12 अच्छे, एंड देन अंकुर वारिकू इज वन ऑफ माई वेरी फेवरेट कंटेंट क्रिएटर्स।
और इनकी जर्नीज़ को भी मैंने स्टडी किया, इन्होंने जो किताबें लिखी हैं मैंने वो पढ़ी, तो मैंने किताबों का जो मेरा स्पीड बढ़ी है वो कंटेंट क्रिएटर्स की लिखी हुई किताबों से मैंने शुरू किया था, तो वो सारी मैंने कंज्यूम की और उसके बाद मुझे बहुत फ़र्क अपनी जर्नी में नज़र आया, बिकॉज मैं वो सुन किताबों में तो चले पुरानी बातें हैं, लेकिन जो अभी रीसेंट पॉडकास्ट है ना, फॉर एग्जाम्पल अंकुर वारिकू का पॉडकास्ट था, उसमें वो रीसेंट स्ट्रैटेजी बता रहा है अपनी इंस्टाग्राम से रिलेटेड, लिंक्डइन से रिलेटेड, यूट्यूब से रिलेटेड। तो अगर एल्गोरिथम बदल रहा है और आप करंट पॉडकास्ट देखें इन्हीं कंटेंट क्रिएटर्स के जो इन्होंने दिए हैं एज अ गेस्ट, तो आपको वहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज आप पिक कर सकते हैं। जैसे मैंने अपने इंस्टाग्राम एड्स अंकुर वारिकू का पॉडकास्ट सुन के लगाए थे और मुझे बहुत फ़र्क नज़र आया। पहले मैं इतनी एक्सपेंसिव एड्स चला रही थी, मैंने कम चलाए हैं एड्स, तो मुझे तजुर्बा ज़्यादा था ही नहीं, पर उससे सुन के मैंने वो स्ट्रैटेजी चेंज की। तो ये है कि इन यूट्यूबर्स को सुन के पहले तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज की। दूसरा ये है कि गेस्ट को इंटरव्यू करने से पहले तैयारी करते वक्त मैंने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम किया। जैसे आई वाज नेवर अवेयर ऑफ स्टॉक मार्केट, आई वाज नेवर अवेयर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, आई वाज नेवर अवेयर ऑफ फिटनेस आल्सो, बट जैसे जैसे मेरे पास टॉपिक आते गए वैसे वैसे मैं तैयारी करती गई। और सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नट टू क्रैक क्या लगा टॉपिक के मामले में, जो तुम्हें यार इट्स बियॉन्ड मी और इतना सारा पढ़ना पड़ा पॉलिटिक्स तुम्हें? यार, पॉलिटिक्स मुझसे नहीं होता, तो वो अब जैसे मैं शब्बर ज़ैदी को इंटरव्यू कर रही थी तो वो चल गया, उन्हीं की वजह से चला है। मुझे अब देखिए तो मैं इतनी डम लग रही हूँ उसमें बैठ के, मुझे कुछ आ ही नहीं रहा समझ, और ऊपर से वो थोड़े से इंटिमिडेटिंग भी है, तो ऐसे ही मैं डरी हुई थी। मैंने निकलने के बाद वसीम को बोला दोबारा नहीं और मैंने राउंड 2 किया है उनके साथ, बिकॉज ही कॉल्ड मी, सेड बहुत अच्छी ट्रैक्शन आई है, नो वी शुड डू अनदर राउंड आल्सो। तो पॉलिटिक्स इज समथिंग जिससे मैं भागती हूँ। अगर आप मुझे, इनफैक्ट SOL ने YLC में कॉन्फ्रेंसेज रखी थी, तो एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने शब्बर ज़ैदी एंड 2 अदर पॉलिटिशियंस को बुलाया था, देयर वर 3 पॉलिटिशियंस एंड ही सेड दैट यू विल होस्ट इट। मैंने बोला आप मुझे माइनस करो उसमें मैं नहीं करूँगी होस्ट ये। और कौन सा ऐसा एस्पेक्ट है जिस पे तुमने कहा यार दिस इज ब्रीज, यानी दिस इज समथिंग वेरी क्लोज टू मी, और मसला ही नहीं हुआ तुम्हें? इमोशनल इंटेलिजेंस, दिस इज वेरी क्लोज टू मी, बिकॉज मैं हमेशा से उस पर कंटेंट कंज्यूम करती आई हूँ, किताबें पढ़ती आई हूँ, ऑब्जर्वेशन मेरी रही है, रिफ्लेक्शन रही है। और शीरी नकवी वाला एपिसोड तो मेरे ख्याल से यही था, यही था, है हाँ। ना? मेरे दिल के बहुत करीब हैं वो सारे टॉपिक्स, और मुझे खुद सीखना था, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बिन समबडी हु लैक्स कॉन्फिडेंस, बॉडी लैंग्वेज में, बात करने में, टोन में, आई कॉन्टैक्ट, शोल्डर स्ट्रेट रखना, ये सब बिल्कुल इसके ऑपोजिट चलती थी मैं। तो मैंने SOL के सारे लोगों का पॉडकास्ट कर करके वही सीखने की कोशिश की जो मुझे खुद में इम्प्रूव करनी थी। सही है, और दूसरों की भी हेल्प की साथ दूसरों की भी हेल्प की। लेकिन जो उन दूसरों को समझाएं कैसे जो पॉडकास्ट देखते नहीं है उनको फिर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पीसेस दिखा के हम थोड़ा ले आते हैं यूट्यूब पे, लॉन्ग फॉर्म में ले आते हैं। ये है कि मैं अक्सर देखता हूँ कि यार मैं सोचता हूँ कि यार ये पॉडकास्ट चलेगा, लेकिन उसके वो जो रील्स होती हैं चलती हैं, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि 2-2 साल 3-3 साल पुराने पॉडकास्ट हैं वो उठे एकदम से कि भाई एकदम से 100-150 व्यूज़ ज़्यादा आ गए 2 साल बाद, क्यों? क्योंकि उसकी रील चल रही है। तो कुछ लोग ऐसे भी कॉन्शियस होते हैं कि रील अगर देखी, दूसरी रील देखी कि रील्स में ऐसी बातें हुई हैं तो पॉडकास्ट में कितनी अच्छी हुई होंगी। तो ये भी एक है। तो ये भी इससे मैं आऊँगा बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली बात थी कि जो हमने कंजम्पशन वाली बात कर ली कि तुमने कंजम्पशन का पैटर्न किस तरह क्रैक किया। जो डिस्ट्रीब्यूशन है या क्यूरेशन है, क्योंकि लोग कंटेंट क्रिएट तो कर लेते हैं, मसला सारा पता है क्या है? जब शुरू में मैंने अपना कंटेंट क्रिएट करना शुरू किया तो सिंपल सी बात है कि एंड्रॉइड कैमरा था, उसका फ्रंट कैमरा लगाया, पुल अप किया, सामने रखा, मुझे पता है हाँ मैं नज़र आ रहा हूँ, और अजीब सी उसकी रेजोल्यूशन थी, वो मैंने फेसबुक पे लगाया, अच्छा व्यूज़ आने शुरू हो गए, फिर मैंने स्टोरीज पे लगाना शुरू किया, फिर तस्वीरें, फिर मैंने रोज़ का मैंने कहा कुछ भी हो जाए, तो लोग बोलते थे कैसे कर ले, तो कौन वीडियो बनाता है? तो मैंने रियलाइज़ किया आहिस्ता आहिस्ता कि मेरे अंदर हमेशा से एक कीड़ा था कि मैंने वहाँ पे जैसी बनाई ना वैसे ही उसको अपलोड कर दिया उसी वक्त। अभी भी जिम में अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि मैं जब सारी वीडियोस बन जाती है ना तो मैं आखिर में स्टोरीज लगा के निकल जाता हूँ जिम से, मैं इंतजार नहीं करता। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जो एक सेटअप है, या फिर मैंने 1-2 लोगों को हायर किया हुआ कि भाई उनको भेज दे कि वो लगा दें, तो उसी वक्त अगर आप कर दोगे और आपके अंदर वो इंथुजियाज्म है अपने कंटेंट के बारे में तो हो सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कंटेंट बना के बैठे हुए हैं और ज़माने से उनके पास पड़ा हुआ है, रेस्ट कर रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए तुम्हारे क्या लर्निंग है? जैसे मुझे तो शौक है तो मैंने आई मेड दिस वर्ड आउट, लेकिन कितने लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन में स्ट्रगल कर रहे हैं, और कंटेंट इज ऑल अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन, कितने चैनल्स पे करना है, टिकटॉक भी हो गया, इंस्टाग्राम भी हो गया, यूट्यूब भी हो गया, तुम्हारी क्या एक्सपीरियंस है इसमें? तो सबसे पहले तो यू हैव टू ग्रो थिक स्किन, ये सबसे पहला स्टेप है, दैट यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल विद लुकिंग अगली ऑन कैमरा। वो आप लगेंगे, कुछ भी कर लें, कितना भी अच्छा इंसान हो, वो शुरुआत में तो वो बुरा ही बोलेगा, 50 कंटेंट पीसेस आपको वैसे ही डिस्कार्ड करने पड़ेंगे, लगा के फेल होना पड़ेगा, ये तो होगा। पर अगर आप पब्लिश ही नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। मतलब अभी भी मैं ये सोचती हूँ, मैंने लिंक्डइन कोई 70-75 हज़ार कर लिया, लेकिन मैं भी सोचती हूँ कि अगर मैं रेगुलरली पोस्ट कर रही होती, मैंने हसल पे किया था कंसिस्टेंटली, अपने उस पर नहीं किया, अलबत्ता उस पर मेरे अपने उस लिंक्डइन पे ज़्यादा ही है, बट स्टिल आई फील कि अगर मैं कंसिस्टेंट पोस्टिंग करती तो मैं इससे 3x आगे होती। बट क्योंकि मैं नहीं कर रही हूँ तो बहुत सारे लोग जो मुझसे बहुत बाद में शुरू किया है, 4 महीने पहले लिंक्डइन शुरू किया होगा, बट वो आगे 100,000 भी पहुंचे हुए, बिकॉज दे वेरी कंसिस्टेंट। तो एक तो है कि कंसिस्टेंट पोस्टिंग, एंड देन ऑल्सो यू हैव टू कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन की एक चीज़ जो मैंने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस की है और जिसमें मुझे चैलेंज आता है दूसरों के साथ काम करने में, इसी वजह से मैं किसी और को कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन दे नहीं पाती। उसकी वजह यह है कि लोग जैसा कंटेंट बनाते हैं ना वैसा ही लगा देते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 घंटे का कंटेंट बनाया, अब आप
अभी भी हम ये गलती बहुत हद तक कर रहे थे, पॉडकास्ट में कर रहे थे, अभी मैंने व्लॉग्स में उसे फिक्स करने की कोशिश की है। हम 60 मिनट का कंटेंट एज इट इज़ लगा रहे थे, तो उसमें क्या है, उसमें बहुत सारे गाने आपको काटने पड़ते हैं, बहुत सारी बोरिंग बातें होती हैं। अगर आप खुद का कंटेंट बैठ कर नहीं देख सकते तो आप दूसरे पे जुल्म क्यों कर रहे हैं वो वाला? आप खुद भी तो देखो ना, आप नहीं देख सकते। मैं बोर हो रही हूँ वो 1 घंटे का पॉडकास्ट देख के, तो कोई और कैसे देखेगा? तो सबसे पहले मुझे उसको श्रिंक करना पड़ेगा, उसको बहुत सारी चीज़ें कट करनी पड़ेंगी। एंड दिस आई लर्न फ्रॉम कंवल। कंवल ने कॉन्वर्सेशंस विद कंवल के जितने भी एपिसोड थे, वो खुद बैठ के एडिटर के साथ क्रिस्प किए हैं। तो उस टाइम पे मैं उनसे पूछ रही थी कि आपके 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख व्यूज़ हैं, यार आपने यूट्यूब पे इतनी अच्छी व्यूअरशिप कैसे ली है? एंड शी सेड कि मैंने लिटरली ये सब 1 डेढ़ घंटे के ही शूट किए थे, मैंने इसको 20 मिनट में मैं खुद लेकर आई हूँ। इमेजिन यार, 20 मिनट्स में वो बंदी लेकर आई है। और ऐसा भी नहीं किया कि 2 पार्ट्स में किया हो या 3 पार्ट्स में किया हो? कट्स किए हैं, तो जो बोरिंग कट्स पार्ट्स काटे हैं। अच्छा। कुछ ऐसे एपिसोड से बहुत इंटरेस्टिंग थे, तो वो शायद 30 मिनट्स पे इन्होंने लगाए होंगे, बट 2 बार नहीं लगाया कोई भी वो एपिसोड। बिगिन विद द एंड इन माइंड वाली बात है ना कि भाई 20-30 मिनट से ज़्यादा मुझे चाहिए नहीं। तो हाँ, फिर आप लेकिन उसी आप वो माइंडसेट से शूट वैसे करोगे। नहीं करेंगे। हाँ, शूट आप 2 शूट तो घंटे का करेंगे, बंदा खुलता ही 20-25 मिनट के बाद है पॉडकास्ट में। शुरू के 15 मिनट वेस्ट ही हो जाते हैं आपके, इंट्रो, ये वो, कहानी, जर्नी। नोबडी इज इंटरेस्टेड इन इनिशियल जर्नी। तो अनटिल अनलेस कि आप शाहरुख खान हैं, नहीं है ना, तो फिर बेहतर है कि आप जर्नी को माइनस करें और आगे की बात करें। आपकी जितनी उसमें काम की बातें हैं वो आप रखें, बाकी आप निकाल दें। तो कंवल के बाद से मैंने ये रियलाइज करना शुरू किया कि यार ओके, मुझे भी बैठ के, बिकॉज आई नेवर यूज्ड टू सिट विद द एडिटर। 1 घंटे का बना लगा दो, 2 घंटे का बना लगा दो, और यूट्यूब पे कितने व्यूज आ रहे हैं? 1000, 1500, 2000। तो जो लोग कर पाते हैं यूट्यूब ग्रो, उसमें या तो फिर गेस्ट शब्बर जैदी जैसा हो, जिसमें 1 घंटे तक बंदा होक्ड है एपिसोड में, या फिर आप उसको क्रिस्प कर दें, क्योंकि हर कोई शब्बर जैदी जितनी बात कंट्रोवर्शियल या इंटरेस्टिंग या एंगेजिंग नहीं करता है। तो उसको हम क्रिस्प करें, और वही क्रिस्प करना मुझे इंस्टाग्राम पे काम आया। अब शीरी की जो रील्स 4 मिलियन, 2 मिलियन या 5 मिलियन गई थी, वो थी जो मैंने 5 मिनट की निकाली थी, उसके बाद उसे मैं 1 मिनट पे लेकर आई थी। तो उसमें कोई बहुत शश का एडिटिंग नहीं थी, वो लैंडस्केप वीडियो अगर आप देखें, दैट्स इट। लैंडस्केप ही लगाई थी मैंने, मेरे पास उस वक्त एडिटर भी नहीं था, बट मैंने ये किया था कि उसमें कट्स लगा दिए थे और उसकी स्पीड मैंने 1.5x कर दी थी। तो स्पीड बढ़ाने से मैंने फ़र्क देखा है। अव्वल गालियाँ पड़ती हैं कुछ, कितनी स्पीड क्यों बढ़ा दिया आपने, और जो बहुत सीनियर लोग हैं वो आपको एक्चुअली इस बात में बुरा बोलेंगे कि आप क्या कर रही हैं, आप 1.5x क्यों लगा रही हैं, पर व्यूअरशिप बढ़ती है। तो स्पीड मैंने बढ़ाई इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन पर, यूट्यूब पे भी। अब जब मैं व्लॉग्स क्रिस्प कर रही हूँ तो मैं देख रही हूँ 20,000 25,000 व्यूज ऐसे ही शुरू में ही आ जाते हैं। तो आई एम लाइक कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अभी मैं सुभान मिर्चा वाला का एक वीडियो देख रहा था। वो कह रहे हैं कि हम गए हुए थे इस्लामाबाद लाहौर, अपने कुछ स्टूडेंट्स के लिए गए हुए थे, स्टूडेंट्स मीटअप था। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि सर आपको मैं बात करता बस सुन रहा हूँ, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, आपकी टोनैलिटी बड़ी अच्छी है, सब कुछ है। तो बोला यार मैं तो वीडियो में भी ऐसा होता हूँ। बोलते नहीं। तो कुछ इंक्वायरी के बाद पता चला कि वो सारी वीडियोस जो है ना 1.5 से कम पे नहीं देखते हैं वो स्टूडेंट्स ना। तो उन्होंने कहा कि यार, बोले जाहिर है भाई 1 पॉइंट, बोले हम तो मूवीज और ड्रामास भी ज़्यादातर जो यूट्यूब पे होते हैं ना वो देखते हैं। हाँ, उन्होंने कहा भाई कहाँ जाना है, जल्दी किस बात की है। मतलब फॉर एग्जाम्पल फैसल कुरैशी हैं, अगर उन्होंने एक इंटेंस एक्टिंग की है या शाहरुख खान को आप देख रहे हैं, तो वो 1.5 पे करके आप रेड मार दोगे उसकी। तो ये नहीं, अब टेंडेंसी ये है। ब्रेन्स ऐसे ऑपरेट हो रहे हैं। अभी क्या प्लान है पर्सनल ब्रांड को लेके, और क्या लर्निंग्स हैं जो अभी तक हुई हैं? सबसे पहले तो कंटेंट में यू हैव टू अंडरस्टैंड यूजर साइकोलॉजी। आप सामने वाला देखना चाह रहा है, नहीं देखना चाह रहा, हुक्स एंड एवरीथिंग वो सब आप आपको अपने लिए यूट्यूब नहीं में बना मिल रहे जाते हैं। कंटेंट, सिंपल सी बात है, आप ऑडियंस के लिए बना रहे हो आप content ऑडियंस सबसे के लिए पहले। बना रहे हैं, हाँ। और दूसरा कंटेंट बनाते हुए ना लोगों को ये होता है बस मैं मशहूर हो जाऊं, बस मैं मशहूर हो जाऊं के चक्कर में ना आप जो बोल रहे हैं वो कोई नहीं सुनना चाहता, आप ये नहीं सोच रहे हैं। आपको लगता है मैं अपनी स्टोरी बताऊं और मैं वायरल हो जाऊं, ये नहीं करना है। वैल्यू कितनी है उसमें, या तो इन्फॉर्मेशन हो, या एंटरटेनमेंट हो, या इन्फोटेनमेंट हो, मिक्स हो, कुछ तो होना चाहिए उसमें। तो अगर आप, एंड द प्रॉब्लम इज वी डोंट नो इनफ, आपको इतनी मालूमात नहीं है। तो आई गो बैक टू दैट पॉइंट, या तो किताबें पढ़ेंगे, पॉडकास्ट सुनिए, या काबिल लोगों को सुनिए, या अपने एक्सपीरियंस पे काम करें, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस, ज़्यादा लोगों से मिले, ज़्यादा इवेंट्स अटेंड करें, कुछ करें ऐसा जिससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो। तो फिर आप शेयर करें, और जब आप शेयर करें तो भी आप उसमें ये बात याद रखें कि वो सामने वाला बोर हो रहा है, इस बात का आपको अंदाज़ा लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कंटेंट, आप जब अपनी खुद रील बना रहे हैं, फॉरगेट पॉडकास्ट, आप एक रील बना रहे हैं 1 मिनट की, वो 1 मिनट की रील अगर बहुत स्लो है और उसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं है तो पीपल विल नॉट कंज्यूम इट। सो आपको म्यूजिक ऐड करना पड़ेगा पीछे, आपको कट्स लगानी पड़ेंगे, आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एडिटिंग पे आपको खेलना पड़ेगा। बिकॉज अभी क्या हो रहा है कि हम सब मल्टीटास्किंग करने लग गए हैं। हम फोन भी चला रहे होते हैं, हम बात भी कर रहे होते हैं, मीटिंग भी अटेंड कर रहे होते हैं, हमारे सामने म्यूजिक भी चल रहा है पीछे, सब कुछ चल रहा है। तो अगर रील में सिर्फ आप बात कर रहे हो तो बंदा नहीं हुक हो सकता। उसको इंगेज रखने के लिए साउंड इफेक्ट्स भी डालने पड़ेंगे आपको स्पीड में म्यूजिक भी ऐड करना पड़ेगा। तो और फिर जो आप बात कर रहे हैं वो आपको समझाने के लिए विजुअल्स भी ऐड करने पड़ेंगे। तो यू हैव टू कीप पीपल हुक्ड। उसके लिए आपको इंगेजमेंट में बहुत काम करना पड़ेगा। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द यूजर, वो बोर हो जाएंगे, वो निकल जाएंगे। और दूसरी चीज़ मेरे यहाँ मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, काफ़ी लोग ना मुझे कहते हैं कि यार तुम कमेंट्स का जवाब क्यों दे रहे होते हो, कमेंट्स का जवाब, हाँ कमेंट्स का जवाब क्यों दे रहे हो। तो बहुत दफ़ा ऐसे कमेंट्स आते हैं क्योंकि मैं बड़ी बैलिस्टिक बातें कर जाता हूँ कभी कभी, और लोग बड़ी गालियाँ देते हैं, बड़ी बातें करते हैं।
तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा भाई 2-3 चीज़ें मैंने देखी हैं, खासतौर पे इंस्टाग्राम पे ना, आपको जब कोई रील अच्छी जाती है, वायरल जाती है, कुछ जाती है, तो आपको स्टार्ट्स दिखाता है। तो ये तीसरे चौथे नंबर पे जो उसके स्टार्ट होता है ना, वही होता है कि यू एंगेज रियली वेल। तो मैंने एंगेज कहाँ किया? कमेंट सेक्शन में। तो वो आपको रिवॉर्ड करता है, क्योंकि आपको अच्छा। ना, हाँ, आपको रश बढ़ाना होता है अपने कंटेंट पे। और मैंने देखा काफ़ी अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स, बड़े-बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं शुरू के, और बाकायदा आपको ये लिखा हुआ आता है कि अगर आपने शुरू के आधे घंटे के जो कमेंट्स हैं उस पे आपने एंगेज किया, तो ये आपकी एंगेजमेंट के लिए अच्छा होगा। कभी नोट करना तुम। तो आई मेक श्योर कि मैं उस वक्त लगाऊं जहाँ पे आधे घंटे के लिए कम से कम एक्टिव रहूं, कि जो शुरू के कमेंट्स आए उस पर कम से कम आप थोड़ा सा। और ये भी मैंने एक पॉडकास्ट में या एक बंदे कंटेंट क्रिएटर से सुना था कि सिर्फ स्माइली या सिर्फ तालियां बजाना ये नहीं करना होता, बाकायदा आप अप्रिशिएट करें या कोई चीज़ लिखें या थैंक्स लिखें, कुछ लिखें, तो एल्गोरिदम पकड़ रहा होता है उसको। लेकिन ये भी है कि आप अपनी एंगेजमेंट में कितने ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, वो भी मैटर करता है। या फिर आपने कोई बहुत ही ज़बरदस्त कंटेंट लगा दिया और लोग रिलेट कर रहे हैं और वहाँ पे रश बढ़ गया, ठीक है, वहाँ पे कमेंट्स पे कमेंट्स आए जा रहे हैं, वो अलग चीज़ है, वो एक्सेप्शन है। लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है कि इस केस पे आप धकेल के ला सकते हैं जब आप एंगेज करना शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ हाँ, पे रश बढ़ना ये शुरू हो जाएगा। शुरुआत में हेल्प करता है। फॉर हाँ, एग्जांपल अगर आपके 1000-2000 व्यूज आ रहे हैं, आपको अपनी रील्स पे 10,000 20,000 कर हाँ, रहे हैं, तो उस हाँ, केस में तो ये हेल्प करता है। हुँ, बट जब थोड़ा सा आप आगे निकल जाते हैं, आपके ऑलरेडी फॉलोअरशिप जैसे आपकी भी हुँ, माशाल्लाह है, आप 50-60-70,000 पे पहुंच हुँ, गए, तो इवन लिंक्डइन पे मैं देखती हूँ, मैं स्केजल, मुझे लगता था स्केजल करती हूँ तो इसको बुखार हो जाता है, ये नहीं चलता कुछ भी कर लो। बट वो उस वक्त इतनी फॉलोअरशिप भी नहीं थी। अब स्केजल करके छोड़ दूं, मैं 2 दिन भी पलट के ना देखूँ ना, वो चल रही होती है। अच्छा, तो वो आपकी एक दफ़ा फॉलोअरशिप और एंगेजमेंट बिल्ड हो जाए। अब इंस्टाग्राम पे भी, अब मैंने अभी हुस्ना का व्लॉग लगाया था, हुँ, एंड हुस्ना से पहले मैंने एलएमसी का व्लॉग लगाया था, उससे पहले शीरी का व्लॉग लगाया था। तो ये सब की क्लिप्स मैंने पूरे हफ्ते की 7 दिन की 14 क्लिप्स शेड्यूल करके छोड़ दी थी। हुँ, मैंने कोई कमेंट्स में इंटरैक्ट नहीं किया, मैंने पलट के भी सही नहीं है, देखा। हाँ, 7 में से 4 चली, 3 नहीं चली, लेकिन हुँ, जो चल रही हैं उनमें मेरी इंटरैक्शन की वजह से नहीं चल रही हैं, वो अपने कंटेंट की वजह से सही चल है, रही हैं। हाँ, और जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपको पुश करना पड़ेगा, आपको अपने सर्कल्स में भेजना है। मैंने व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट बनाया था 250 लोगों का, ऐसे 3 ब्रॉडकास्ट बना लिए अपने, उन लोगों को मैं भेजती हूँ शुरू में। उसके अलावा ये कि मैं अपनी स्टोरीज पे लगा देती हूँ। फिर ये कि मैं पर्सनली फेसबुक पे, जब मैंने शुरू किया था तो मैं फेसबुक पे बाकायदा मैसेंजर पे भेजती थी लोगों को अलग से। लिंक्डइन में जब शुरू किया तो पकड़ पकड़ के अपने आसपास वालों से लिंक्डइन में फॉलो करवाती थी कि इन्विटेशन भेजते हैं ना, तो 150 इन्विटेशन से ज़्यादा भेज नहीं सकते। हाँ, तो मैं हर किसी से बोलती पहले फॉलो करो, फिर मैं आपके फोन से इन्विटेशन भेजूंगी। हाँ, तो ऑफिस में तो रिस्ट्रिक्शन होती है, यूट्यूब नहीं खोल सकते, ये वो। तो हाँ, मैंने अपना डाटा ओपन फॉर ऑल कर दिया। मैंने एक दिन 3-4 दिन ऐसा किया, मैं सबके पास गई, मैंने कहा भाई डाटा खुला है, आप कनेक्ट करो, यूट्यूब लगाओ, हाँ, अभी सब्सक्राइब करो और फिर इन्विटेशन भी भेजो साथ साथ। तो शुरू में तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा ना। हाँ, सही है। तो अपने अपनी चीज़ से आप प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और सेल्फ प्रमोशन इज़ द बेस्ट प्रमोशन। हाँ, हाँ। लेकिन इसमें एक बात और है कि अपने बेबी से सबको प्यार होता है, तो वो जो एक कंप्लेसेंसी का शिकार हो जाता है ना आदमी, कि आई एम द बेस्ट वाली चीज़ है कि मैं सबसे ज़्यादा परफेक्शन पे आ जाऊँगा। हाँ। क्योंकि कंटेंट क्रिएटर्स में या फिर एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर, मैंने 2 चीज़ें देखी हैं। एक तो मेरे जैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीछे झाड़ू नज़र आ रही है, आप पुशअप कर रहे हैं, बेगम भला वो गालियाँ दे रही है, खैर है यार, रॉ होना चाहिए, ठीक है। अब तो बेगम को भी समझ में आ गई कि नहीं यार, इसकी जर्नी ऐसी रही है, इसका मतलब है कि रॉ चीज़ें चलती हैं, वरना तो बड़ा मसला होता था हाँ। कि यार लाइट तो देख लो, तुम नज़र कैसे आ रहे हो, बाल तो बना लेते, बेटी को तुमने पजामा कितना गंदा हो रहा है उसका, ये हो रहा है, इस तरह की चीज़ होती थी। दूसरे लोग ये होते हैं कि वो सारा का सारा पहले पूरा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, अच्छा गियर लेते हैं, अच्छा स्टूडियो ले लेते हैं, सारे शश के सारे खर्चे हो जाते हैं। उसके बाद वो पहला कंटेंट बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, तीसरा बनाते हैं, या माइनस में चले जाते हैं, या गालियाँ पड़ती हैं, या वो ट्रैक्शन नहीं आती जो वो चाहते हैं। सही है, हुँ, क्योंकि उनको तो अपना बेबी बहुत प्यारा है ना, हुँ, और उन्हें बेस्ट फॉर्म में आपके आगे पेश किया है। अब हुँ, दे डोंट केयर, पीपल डोंट केयर यार, व्हाई शुड हुँ, दे केयर अबाउट यू कि तुमने हुँ, कितना खर्चा किया है, क्या किया है। हुँ। लेकिन उस रॉ चीज़ में भी, मतलब मेरी ये ये बात मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि भाई रॉ फॉर्म में ना 3-4-5 या 30-50 कंटेंट पीसेस फेंको, फीडबैक लो, हुँ, सही है, एंगेज करना शुरू कर लोगों को, फिर हाँ, तुम एकदम से जब चीज़ें लेकर आओगे आगे, तो कम हाँ, से कम एक बेस बनी हुई होगी। हाँ। ये मसला है लोगों के अंदर। अच्छा, अभी आपके पास सबसे बड़ा एडवांटेज ट्रायल रील्स का भी है। अब मुझे अगर रॉ कंटेंट लगाना होता है, मैं ट्रायल पे लगा देती हूँ, एंड इफ आई डोंट वांट माय फॉलोअर्स टू वॉच दैट कंटेंट, हुँ, तो ट्रायल पे लगा दिया। उस 10 में से अगर 2 चली तो वो मैंने अपने पेज पे ले आई, जो नहीं चली वहीं छोड़ दी। तो अभी तो इंस्टाग्राम ने आपको इतना अच्छा ऑप्शन दे दिया है नॉन फॉलोअर्स को दिखाने का। हाँ, बट यस, यू आर राइट, एक टाइम पे वो पॉलिश कंटेंट चलता था, पर उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन में कंपटीशन नहीं था। हाँ, अब कंटेंट क्रिएशन में कंपटीशन ज़्यादा है, क्रिएटर्स भरते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं और भरते चले जा रहे हैं, दोनों ही बातें। तो उसमें होता ये है कि फिर आप ना आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि कौन ज़्यादा ऑथेंटिक है। सब कुछ इवन एआई से जनरेटेड जो कंटेंट होता है वो भी इक्वल टू योर प्रोफेशनली जनरेटेड कंटेंट लग रहा होता है। तो हाँ, आप बिल्कुल। प्रोफेशनली जनरेट करें ही ना, आप उसको रॉ रखें। जितना आप रॉ रखेंगे उतना आप एआई से, जैसे वो कहते हैं ना, चैट जीपीटी का कैप्शन और मेरे कैप्शन में फ़र्क यही कि ग्रामेटिकल एरर्स हैं। तो वही चीज़ है। तो जितना आप रॉ रखेंगे उतना आप डिफरेंशिएट कर देंगे खुद को बाकी कंटेंट क्रिएटर से। हाँ, और पर्सनल जर्नी तो ज़ाहिर है, क्योंकि देखो बहुत दफ़ा ऐसी चीज़ें हैं आजकल, जो ब्रांड्स हैं वो भी फाउंडर लेड मार्केटिंग पे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं।
क्योंकि साद आफरीदी है फ्रॉम सेंस एंड स्टोरीज, कितने सारे और लोगों को मैंने देखा है कि जब तक उनका, क्योंकि एआई के दौर में चीज़ें इतनी फेक होने वाली हैं, इतनी ज़्यादा काउंटरफिट लगने लगी हैं, इतनी ज़्यादा ऑटोमेटेड लगने लगी हैं कि अब वो जो सोल है ख़त्म होती जा रही है चीज़ों के पीछे से। वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल मैं लिंक्डइन पे भी लिखती हूँ ना, हम्म, तो जब मैं लिंक्डइन पे बहुत ही, इवन अगर मैं भी लिख रही हूँ बट मेरा कैप्शन भी अगर जीपीटी साउंड करेगा, फॉर एग्जांपल आई हैड दिस इंटरव्यू विद अशर सईद इन कॉन्वर्सेशन विद मुनज़्ज़ा शोएब, yesterday I did a podcast with this guest from this company. जब आप अपनी वीडियो डालते वक्त शुरू ही यहीं से कर रहे हो, 3 लाइन भी बहुत है कि कोई पढ़ ले, मैं 3 वर्ड पढ़ के आगे बढ़ जाऊं, तो तुम मत बताओ, गाने मत सुनाओ लोगों को, पहली लाइन में ही। सो लिंक्डइन का कैप्शन भी आपकी इंस्टा रील की तरह ही आपको सोचना चाहिए कि फर्स्ट 3 सेकंड्स में जैसे आप वहां हुक करते हो, उसी तरह आप लिंक्डइन की पहली लाइन ऐसी लिखो कि बंदा दूसरी लाइन पढ़ने में दिलचस्पी रखे। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज स्टार्ट विद द डायलॉग्स, तो और वो भी इंग्लिश वाले नहीं, उर्दू वाले डायलॉग्स। तो गेस्ट की सबसे सेंसेशनल बात पूरे पॉडकास्ट से ढूंढकर उसको पहली लाइन में डालो, फिर दूसरी तीसरी चौथी लाइन भी कनेक्टेड हो, बोर ना हो बंदा। तो जितना आप ह्यूमन टच, आपकी वाली बात पे मैं बात कर रही हूँ कि जितना आप ह्यूमन टच अपने कैप्शंस में डालोगे उतना ही चलेगा, जितना ह्यूमन टच आप अपनी स्टोरीज में डालोगे उतना चलेगा, जितना अपने रील्स में डालोगे उतना चलेगा। किताब पढ़ के भी पॉइंट ऑफ व्यू अपना ही देना है, किताब वाले अगर लाइंस आप रिपीट कर रहे हो रील में तो वो नहीं चलेगी फिर। नहीं, वेरी वेल पुट। इससे हम किताबों पे आते हैं कि यू रीड अ लॉट एज वेल, सही है। और कुछ 48 लॉज ऑफ पावर पे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी। थिंकिंग बिग पे, थिंकिंग बिग है ना, मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, सो ये बात की थी। और कोई रिसेंट ऐसी कोई बुक है जिसने हिला के रख दिया हो, तुम्हें बोला कि यार ये मैं काश जिंदगी में पहले पढ़ लेती? रिसेंट तो नहीं है, मैं आई रेड दिस बुक अगेन, द डायरी ऑफ अ सीईओ, मैंने दोबारा पढ़ी क्योंकि उसमें मुझे कंटेंट क्रिएशन के वाले से लर्निंग होती रहती है। एंड देन अंकुर वारिकू की एक बुक है, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट बुक, अंकुर वारिकू, एपिक शिट में बहुत सारी कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड भी हैं। तो इन दोनों को मैंने 2 बार पढ़ा है। मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग को मैं तीसरी बार पढ़ रही हूँ, बिकॉज कुछ किताबें होती हैं जो आपके दिल को लग जाती हैं और आपको पता है आप उससे सीख रहे हैं, तो भी मुझे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने, मुझे उधर से ही और कंज्यूम करना है। एंड सेम गोज फॉर 48 लॉज ऑफ पावर ऑल्सो। मैंने लॉज पढ़े हैं बट लॉज की जो डिस्क्रिप्शन है वो पूरी नहीं पढ़ी है, तो हर दफ़ा मुझे कुछ नया मैं खोलती हूँ और मुझे सीखने को मिल जाता है। बाकी आई इंटरव्यूड सैमसंग के सीईओ रिसेंटली, आई मीन 1.5 महीना हो गया, तो उन्होंने मुझे 8-10 किताबें रेकमेंड की थी, तो अभी मैं सारी खरीद ली है, मैंने रख ली है, अब बारी करके वो पढ़ना शुरू करूंगी। टॉप 3 कौन सी बुक्स हैं उनकी? यार मुझे याद नहीं है नाम, आई मीन शेयर द लिस्ट ऑन व्हाट्सएप, तो वो आप देखिएगा, आप अटैच कर दीजिएगा जरूर। क्योंकि सिलसिला ये होता है कि जब आप किसी चीते बंदे को देखते हैं ना, तो आप उसकी सोर्स पे जाते हैं कि यार अगर ये इतना चीता है तो इसने किस को पढ़ा होगा, किस से, जैसे हमारे यहाँ खुरम इलाही है, अब तो अच्छा खासा माशाल्लाह उसने ग्रो कर लिया फ्रॉम इस्लामाबाद, तो उससे जब बात कर रहा था वो अक्सर अहमद जावेद साहब की बात करता है। इसी तरह एक और है, एक यूएस का बंदा है, ट्रेनर है, पुराना सेल्स का ट्रेनर भी है, जैसे ब्रायन ट्रेसी या 2-3 लोग और हैं, तो उन अक्सर अर्ल शॉफ की बात करते हैं। अब अर्ल शॉफ को मैंने देखा यार, इन्होंने बात की, 1960s की 70s की वीडियो रिकॉर्डिंग उसकी पड़ी है, तो वो देखना शुरू की। नवल रविकांत है, आई लव नवल रविकांत। उसका मतलब उसका कोई कंटेंट या पॉडकास्ट छोड़ना मुझे गुनाह लगता है कि नहीं यार ये नहीं छोड़ना चाहिए, ये देखना चाहिए। अच्छा, ऑल्सो आप रॉबर्ट ग्रीन को भी, अगर आप इनके पॉडकास्ट देखें, किताबें तो आप पढ़ रहे हैं पर इनके पॉडकास्ट आप सुने, इनकी क्लिप्स आप सुने। कोडी सैंचेस ने इनका इंटरव्यू किया है। आई फॉलो कोडी एंड देयर इज अनदर गर्ल, उसका नाम क्या है, एलेक्स हॉर्मोजी की वाइफ, लैला हॉर्मोजी। हाँ, सो एलेक्स, लैला और कोडी, ये 3 ऐसे लोग हैं जो इस तरह का कंटेंट बना रहे हैं, आई मीन जो जिससे आप बहुत सीख सकते हैं। तो कोडी को फॉलो करते करते मैं उसके पॉडकास्ट पे गई। कोडी सैंचेस ने अपना पॉडकास्ट लॉन्च किया, उसने रॉबर्ट ग्रीन को इंटरव्यू किया है, तो वो कोडी और रॉबर्ट ग्रीन अगर उस पॉडकास्ट में देखेगा, क्रेजी पॉडकास्ट है, तो वो मैंने डाउनलोड करके रखा है। कभी भी अगर मुझे लगे यार मैं बोर हो रही हूँ, मैंने दोबारा वो सुन लेना है। स्टार्ट गुड। तो ये है कि नवल रविकांत को आप जाके देखेंगे, उसकी जो वो बुक है द एल्मैनाक ऑफ नवल रविकांत, और दूसरे उसके इंडिया में भी 2-3 लोगों ने पॉडकास्ट किया, तो वो अक्सर बुक्स बताता है और वो बातों में ऐसे ना स्प्रिंकल करता है बुक्स हो गई, ये बुक्स पढ़ी मैंने, वो बुक्स पढ़ी। तो अभी रिसेंटली मैं एक बंदे को देख रहा था, वो कह रहा था कि यार अगर आपको तेज भागना है ना तो आप एलेक्स हॉर्मोजी को फॉलो करें, अगर आपको बहुत दूर भागना है तो आप नवल रविकांत को फॉलो करें, क्योंकि नवल रविकांत एक्चुअली वो जो उसके जो कंटेंट क्रिएशन की जो रूल्स और जो लेवरेज की वो बात करता है, सही है, और जो वो कहता है कि भाई डू समथिंग दैट इज प्ले फॉर यू बट वर्क फॉर अदर्स, 100%। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और एलेक्स हॉर्मोजी क्या कहता है, यार हसल 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 हसल, ये करो बस जल्दी, मतलब ऐसे करना और आगे बढ़ जाना है और पैसे कमाना है। वो बिल्कुल ऑपोजिट स्पेक्ट्रम ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम है, और बात इतनी खूबसूरत करता है वो कि आपके ना सारे दिल दूर हो जाते हैं, आपको ना प्रेशर फील नहीं होता। वो कहता है कि बाकी सारी एलेक्स, लैला और कोडी में ये है कि वो पैसे बनाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ना इंसान थोड़ा सा ये लगता है कि यार हमें करना है, यहाँ लगता है यार ये हो जाएगा क्योंकि ये हम हैं। वो कहता है कि टू डोमिनेट द कंपटीशन जस्ट डू व्हाट यू आर,
क्योंकि आप जैसी कोई चीज़ कर नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मैंने कॉर्पोरेट में अक्सर देखा है कि लोग सप्लाई चेन वाले, सेल्स वाले को देख के बोल रहे होते हैं यार ये बड़ा कमाते हैं, इनके बड़े मजे हैं, जबकि यहाँ पे उनके प्रेजेंस अच्छे हो रहे हैं या फिर यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है, लेकिन वो एक कंपैरिजन होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल सप्लाई चेन वाला सेल्स वाले को देख के वहाँ आ जाता है और वो बोलता है कि यार इनके बड़े मजे होते हैं, कमाते अच्छा है, और उसके जहन में सिर्फ ये है कि ये बड़ा अच्छा ग्रो करते हैं, बड़ा अच्छा कमाते हैं, सोल उसके पास नहीं है। सेल्स वाला मजे से सेल्स कर रहा है, वो उसकी पर्सनैलिटी में, हाँ सही है, यहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी में सप्लाई चेन है। अगर तुम वहां जाके उस जैसे बनना शुरू करो, सबसे पहले तुम उन लोगों से compete करोगे जो उठते बैठते ऑटोमेटिकली प्लान है उनका, मतलब वो ओरिएंटेशन है उनकी। एक तो तुम यहाँ से भी जाओगे, वहां से भी जाओगे, तो तुम ना वो धोबी का कुत्ता ना घर का ना काट का। इसमें दो पर्सपेक्टिव्स हैं, एक रेस है पैसे बनाने की, दूसरी रेस है अपनी मर्जी का काम करने की। और वो नवल रविकांत कहते हैं कि जब आप अपना अपनी मर्जी का काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली मनी विल कम टू यू, वो ये बात करते हैं। एंड समथिंग व्हिच लुक्स लाइक प्ले टू यू इज अ थिंग व्हिच आई विल ऑलमोस्ट रिलेट, बिकॉज द फैक्ट कि कंटेंट क्रिएशन इज समथिंग दैट आई रियली एंजॉय। अगर आप कंटेंट स्टार्ट कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको मशहूर होना है, तो आप बोर भी हो जाएंगे, आप थक भी जाएंगे और आप डेफिनेटली फेल हो जाएंगे। पर अगर आप कंटेंट इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं बिकॉज यू एंजॉय द होल प्रोसेस, अब प्रोसेस में एडिटिंग भी है, फिर आप अगर वो आप कर रहे हो तो आपको एंजॉय करके करनी पड़ेगी। जिस दिन मैं निपटाने वाला काम करूंगी उस दिन मेरा काम अच्छा होगा नहीं, जिस दिन मैं घंटे देखकर काम करूंगी, मुझे 3 घंटे में निपटाना है, वो अच्छा नहीं होगा। जब मुझे जेन्युइनली वीडियो अच्छी एडिट होनी चाहिए, अब वो 3 घंटे में हो या 6 घंटे में हो, मैं घड़ी नहीं देखकर चल रही हूँ, मैं अच्छा काम करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो अच्छी बनेगी। सिमिलरली अगर कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन आप दिल से करोगे तो वो अच्छी होगी। तो अगर मैं उसका हर स्टेप एंजॉय करूंगी तभी मैं लॉन्ग टर्म खेल सकती हूँ। अदरवाइज मैं 6 महीने पे ज्यादा ही बता रही हूँ, बहुत जल्दी बोर हो जाऊंगी, या हर वीडियो फ्लॉप हो रही होगी, सब पे 0 व्यूज आ रहे होंगे, आप डिमोटिवेट होंगे, फिर आप बोलेंगे यार ये तो मार्केट सैचुरेट हो गई है। मार्केट सैचुरेट नहीं हुई है, आप ऑथेंटिक नहीं है। हाँ, मार्केट किसी की भी सैचुरेटेड नहीं है। एक ज़माने में जब मैं फिटनेस में काम करना शुरू किया था तो लोगों ने मुझे कहा था कि यार सबसे पहले जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनकी एक बॉडी होती है खास, सही है, उनका एक ऑरा होता है कि यार नॉर्मल 9 to 5 वाला तो आदमी है, 40 साल को छूने वाला है, क्या पागल तो नहीं हो गया है, मतलब कहाँ यंग लड़के अच्छी अच्छी बॉडी बना के काम कर रहे हैं। मार्केट सैचुरेटेड है, लेकिन उनको कोई नहीं देख रहा जो मेरी उम्र के लोग हैं। हमारी मार्केट तो खाली है, हमें तो वो चाहिए अपने जैसा बंदा जो उनको हाथ पकड़ के बताए कि भाई मैं भी तेरे जैसा हूँ, मैं कर सकते हैं मिलके। 22 साल के लड़के को फॉलो करेगा, 22 साल का लड़का 12 उबले हुए अंडे खाता है, ये नहीं खा सकता, सही है, इसको घर का खाना खाना है, इसका हाथ कौन पकड़ेगा। तो सैचुरेशन में नीश आ जाती है, आपका एवेटार आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। इसमें ये भी है, फॉर एग्जांपल आप अपने वर्टिकल्स, आप जैसे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन की आपने बात की, बट समवेयर यू एंजॉय द प्रोसेस, राइट। अब हम जब हसल बिल्ड कर रहे थे तो देयर वाज अ लॉट ऑफ डिबेट अराउंड के lots of content creators also build their agency side, lots of podcasters also build their agency side. यहाँ पे भी I think FHM भी कर रहा है, they've introduced their own magazine. India में Humans of Bombay अपनी agency run करता है, podcast उसने बाद में start किया है. So lots of content creators, because they understand Instagram, LinkedIn and lots of other social media platforms, they understand how to grow these platforms for other people also or for other businesses. We are really good with LinkedIn and we understand how one can grow their personal brand. So we thought कि maybe we can have more people in terms of having more clients and help them or help CEOs or CHROs build their personal brands, which is a good niche also. It can make you more money. It doesn't have a lot of competition right now. There are lots of agencies who help businesses grow their social media pages, but there are very few agencies or few people who help you build your personal brand on LinkedIn, especially targeting CEOs and CHROs and CMOs. And कहीं ना कहीं वो personal brand आपको employer branding में help करता है, आपको business आने में help करता है, lots of other things. So we thought we can do this. I started with 3 people only, and I was bored क्योंकि दूसरे का LinkedIn चलाने में मुझे मजा ही नहीं आ रहा। वो पूरे दिन क्या करता है, वो पूरे हफ्ते क्या करता है, और वो जो भी कर रहा है उसके लिए वो शायद इंटरेस्टिंग है, बट उसके पूरे हफ्ते की एक्टिविटीज मेरे लिए बहुत बोरिंग है। और वो जो भी पीएनएल से और बैलेंस शीट की बात कर रहा है मेरे सर के ऊपर से जा रही है। इनफैक्ट इवन इफ आई कैन अंडरस्टैंड, आई डोंट वांट टू अंडरस्टैंड। तो हो ये रहा था कि मैं वो बोर होके काम कर रही थी, एंड आई फ्लॉप्ड इट। हम टेस्ट कर रहे थे और टेस्ट में ही वी फ्लॉप्ड इट बिकॉज वो इतना अच्छा चला ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि उसमें पोटेंशियल नहीं है, उससे बहुत पैसे भी बन सकते हैं, वो हमें पॉडकास्ट में भी हेल्प कर सकता है इन टर्म मनी वाइज, इन्वेस्टमेंट वाइज, but I was just unable to put my soul into it because I didn't enjoy that process. So lots of other verticals जिस पे भी आप काम कर रहे हैं उसके और verticals में भी backward integration, forward integration can help you make more money, but if you don't put your soul into it तो वो नहीं चलेगा। वो स्टार्ट कर देंगे, शुरू में 6-7 क्लाइंट्स आके आपको बहुत पैसा भी दे देंगे, पर वो क्लाइंट्स फिर दोबारा नहीं आएंगे। अच्छा, अब आते हैं हम देसी एंगल की तरफ, सही है, जो कि मेरा भी फेवरेट एंगल है। हाँ, आपका तो बहुत ज्यादा फेवरेट है। मेरा बहुत फेवरेट है। और तुमने अपना काम भी किया है माशाल्लाह, तुमने जॉब भी की है। इस अरसे में तुमने ट्रेडिशनल चीज़ें नहीं की जिसमें शादी आती है, फैमिली बिल्ड करना आता है, उसके लिए क्या प्लानिंग है? और उसको जो तुमने डिले किया है उसके बीच में कुछ ऐसे मज़े के वाक़यात हुए हों जहाँ पे तुमने इन चीज़ों को मैनेज किया है, या फिर तुम चाहती हो कि वो स्टोरीज बताओ ताकि दूसरी लड़कियां भी मैनेज कर सके, क्योंकि हर कोई फ्रस्ट्रेटेड है। सो डेलिबरेटली मैंने वैसे इतना डिले नहीं किया था। द पॉइंट वाज के काम में ध्यान रहता था ना, बस मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी से घर। तो ऐसे बहुत एक्टिवली आई डिडंट लुक फॉर एनीबडी। अगर मैं एक्टिवली ढूंढती तो शायद मैं आई कुड हैव गॉटन मैरिड अर्लियर आल्सो। तो मैंने एक्टिवली ढूंढा नहीं। दूसरा ये कि हाँ, कहीं ना कहीं ढूंढ रहे थे।
हाँ, वहाँ मैंने डिले किया। हाँ जहाँ पेरेंट्स ढूँढ रहे थे वहाँ मैंने बहुत कटाया है। हाँ यही ना। उसका वो मैंने बहुत कटाया है और कभी-कभी झूठ-झूठ बोल के भी कटाया है, आई मीन नहीं करना चाहिए, लेकिन द लास्ट सॉल्यूशन यू हैव इज़ इस्तिखारा, व्हेन यू कैन ऑलवेज़ से कि इस्तिखारे में नहीं आया है। तो वो एक मैंने हथियार यूज़ किया। तो मैंने बहुत कटाया। उसका रीज़न यही था बिकॉज़ द लड़कास दैट माय मदर फाइंड आर सो मच वेरी मच कल्चर से प्रॉब्लम नहीं है, बट सोच से प्रॉब्लम है। अब जितना आप काम करते जाते हैं, जितना आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते जाते हैं, जितना आपका जहन खुलता जाता है, उतना ही आपको होता है कि यार whoever partner comes in should also have bigger mindset। तो सोच बड़ी होना और दिल बड़ा होना दोनों चीज़ें ज़रूरी है। हमारी सोसाइटी में दिल फिर भी बड़ा है लोगों का। मैंने हमेशा ही देखा है अपने आसपास कजन्स में, चाचा मामा ताया सबके दिल बहुत बड़े होते थे, बहुत करते थे लोगों के लिए। अब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों के दिल छोटे हो गए हैं। अब ऐसा मैंने मतलब दिलाई कि हाँ हमें बिल्स शेयर करने हैं, हमें बंदी कमाने वाली भी चाहिए, लेकिन हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं करनी। तो यार या तो फिर आप पूरा ही प्रोवाइडर का रोल प्ले कर लें, जैसे हमारे पेरेंट्स करते थे, जैसे पापा ने किया, चाचा ने किया, ताया ने किया। दे यूज्ड टू प्ले द रोल ऑफ द प्रोवाइडर, वुमेन यूज्ड टू नर्चर। ठीक है, फिर वो फुल फ्लेज रोल वो प्ले करते थे। फिर बेगम कमाती नहीं थी, वो एक ही रोल प्ले करती थी और अपना 100% देती थी। आज के दौर में अगर 2 लोग कमा रहे हैं तो फिर बिल्स के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी शेयर होनी चाहिए। तो एक तो मुझे लगता है कि दिल बहुत छोटा हो गया है लोगों का। द अदर थिंग इज सोच का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बिकॉज पीपल फील के करियर ओरिएंटेड बंदी होना या वाइफ होना अभी भी इवन 80-90% जितने भी रिश्ते होते हैं, या अगर आप लड़कों से भी पूछेंगे, दे वांट देयर वाइफ्स टू बी होम मेकर्स, या टीचिंग कर ले, या कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम कर ले जिससे पैसे बन जाएं, घर बैठ के फ्रीलांस कर ले, पैसे बन जाएं, थोड़ी सी हमारी हेल्प हो जाए, बट इससे ज़्यादा नहीं। कॉर्पोरेट में जाएगी, ज़्यादा लड़कों से बात करेगी, वो भी उनको प्रॉब्लम होगी, खुद वो लड़कियों से बात करते रहेंगे, वो कुछ नहीं, ठीक है। और अगर वो ज़्यादा पैसे कमा रही है तो ओपिनियटेड ज़्यादा होगी, तो मुझ पे हावी भी हो सकती है, दैट कैन बी अनदर प्रॉब्लम। तो जितना मुझे ऐसा लगता है जितना लड़कियां काम करती जाती हैं और पढ़ती जाती हैं, या उनका जहन खुलता है, उतना उनको फिर पार्टनरशिप में चैलेंज आता है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड सिक्योर मैन। सिक्योरिटी बड़ी मुश्किल चीज़ है और बहुत मुश्किल से मिलती है, और वो सिक्योरिटी आती तब है जब एक बंदा खुद बहुत ही अचीव कर रहा हो, या पढ़ा लिखा हो, या आई वुड से एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है सिक्योरिटी में, वो ये है कि आप जो हैं यू आर ओके विद योर पार्टनर अचीविंग मोर देन यू। आपने नहीं किया वो अचीव, फेयर इनफ, कोई मसला नहीं है, बट देन यू हैव टू बी आल्सो सिक्योर विद योर पार्टनर अचीविंग मोर देन यू। अगर आप उसमें सिक्योर हैं तो भी कोई मसले वाली बात नहीं है। इवन लॉट्स ऑफ गर्ल्स वुड नॉट बी रिजेक्टिंग सच काइंड ऑफ गाइज अगर वो सिक्योर हैं, इवन लेस अचीव्ड, मे बी लेस एजुकेटेड, मे बी मेकिंग लेस मनी ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट इनसिक्योरिटी जो है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं होती। फिर उससे बहुत क्या होता है, घर ही खराब होते हैं सिर्फ। क्या आपने नहीं देखा डिवोर्स रेट्स बढ़ते हुए? और पहले क्या होता था, लड़कियां कॉम्प्रोमाइज़ कर जाती थी कि ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, फिर अच्छा ही है ना कि आप कम अचीव करो, कम रहो, क्योंकि मर्दों को बर्दाश्त नहीं होता तो ज़रूरत नहीं है ज़्यादा दिखाने की, फिर आप श्रिंक करने लगते हैं खुद को। इवन इफ़ यू आर अचीविंग मोर, यू हैव टू श्रिंक, बिकॉज अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपोज करेंगे अपनी अचीवमेंट्स को, तो वहाँ पे भी फिर इनसिक्योरिटी आ जाएगी आसपास। डू यू एग्री विद दिस और नॉट? नहीं, आई टोटली एग्री। मैं तो बेसिकली जो बातें कर रहा होता हूँ, अक्सर लोग मुझे कहते हैं कि आप एंटी मैन नैरेटिव फैला रहे हैं। मैंने कहा एंटी मैन नहीं, एंटी इनसिक्योर मैन नैरेटिव फैला रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये पता है कि अगर आपकी मतलब मुझे ये पता है कि बेगमात जो है ना वो कहीं ना कहीं ओवर आपसे ज़्यादा ही काम कर रही होती हैं, और अगर वो 9 to 5 में भी है और अगर काम भी करे, क्योंकि घर पे आके घर की जिम्मेदारी भी उसे ही संभालनी है। आप घर कोई काम नहीं करते, वो भी उसे संभालनी है, सही है। तो उस पर अभी कल ही मैं देख रहा था, हमारी एक बड़ी अच्छी कंटेंट क्रिएटर रोहिना ताहिर, वो भी साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं ऑस्ट्रेलिया में आई और बड़ी अच्छी उनके पास एक ईमेल आई हुई थी, मैं बड़ी सिक्योर थी और बड़ा अच्छा यहाँ पे एनवायरनमेंट था, मैंने कमा भी रही थी और यहाँ अपना फैमिली को ग्रो भी कर रही थी। लेकिन मेरे जो हस्बैंड है वो थोड़े खामोश थे। कुछ अरसे बाद उन्होंने कहा कि भाई हमें बात करनी है कि क्या सीन है, 50-50 वाला जो सीन है, घर के खर्चे वगैरह और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने कैसे कह दिया मुझे, मैं तो समझ काफ़ी सिक्योर हैं और ये एकदम से धावा बोल दिया इन्होंने। तो कह रही है मेरे पास जवाब है, कोई मसला नहीं है, आप उनसे ये बोलेंगे घर की जो भी जिम्मेदारी है जो मैं कर रही हूँ, मतलब फॉर एग्जांपल सुबह उठते ही अगर आपको मोजे ढूंढ के देने पड़ते हैं, वो भी मेरी जिम्मेदारी है ना, कहाँ रखे हुए चीज़ें कैसे करनी है। अगर आप ये सब भी 50% ले लेते हो तो वाई डोंट वी पार्ट विद द मनी 50-50। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑटो पे हो रही होती हैं। जिस तरह आपके जिस्म में 2 निज़ाम है, एक वॉलंटरी इनवॉलंटरी। आप हाथ पैर हिला रहे हैं लेकिन दिल धड़क रहा है आपका, उसको धड़काना नहीं है, दिमाग को चलाना नहीं है, अंतड़ियाँ फेफड़े काम कर रहे हैं। तो इस तरह घर की खवातीन ना बहुत सारी चीज़ें मैनेज करके रखी हुई होती हैं उन्होंने, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। आप बाहर काम करके आ रहे हैं और ये जो 100% है इसमें आपका 1% भी नहीं है, आप सोफे बैठे हैं आपको पानी मिल रहा है, तो यहाँ पे बड़े मसले हो जाते हैं। ये दिस पिसेस मी ऑफ सो मच। आई मीन मैं इतना फाइट करती हूँ इसके लिए, अपने आसपास कजन्स भी, दोस्त भी, जो भी ऐसे कर रहे होते हैं, लाइक द लीस्ट यू कैन डू इज खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठा लो यार। तुम्हें अपने मौजे ढूंढने के लिए भी अम्मा की ज़रूरत लगती है। जैसे लड़कियों को कहा जाता है कि कुकिंग इज़ अ बेसिक लाइफ स्किल, इवन अगर तुम्हें फ्यूचर में
खाना नहीं बनाना, तुम्हारे पास शेफ्स हैं, कुक्स हैं, सब कुछ है, हम्म, इवन स्टिल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कुक, क्योंकि वो बेसिक लाइफ स्किल है। सही है। इसी तरह खुद के मोजे ढूंढ के रखना और अपने कपड़े प्रेस करना और अपने अपने यू नो बेसिक चीज़ों को जगह पे रखना इज ऑल्सो अ थिंग। जहाँ कपड़े उतारेंगे वहीं छोड़ देंगे, अजीब। ये है, देखो अगर मैं इन चीज़ों से ना गुजरा होता ना, मसला सारा ये है कि लोग हाँ, जब it's पॉइंट there in आउट our करते हैं तो society, मुझे yeah. पता है कि आई बिन देयर, आई हैव डन दैट। हम्म, तो पहली दफ़ा जब मैं अपने डाइट पे फोकस करना शुरू किया था और मुझे खाने में तेल कम चाहिए था, ये सब चाहिए, तो हम जॉइंट फैमिली सिस्टम में ही थे उस वक्त। तो अम्मा को तो आप जितना भी कह दो, अम्मा को आप बोलते हो ना एक रोटी खाऊंगा, 3 रोटी की 1 रोटी बना देती हैं बड़ी वाली, कि मेरा बेटा 1 रोटी खाएगा। क्योंकि अम्मा की प्रोग्रामिंग वो नहीं है, यू नीड टू हाँ, अंडरस्टैंड दिस। तो आप बेगम को थोड़ा ट्यून कर सकते हैं। तो हम्म, बेगम अलाइन होती है, तो उसने कहा ठीक है मैं बना दूंगी, लेकिन अब ये है कि अम्मा बनाने दें तब ना, तो ये होगा बेटे की रोटी मैं बनाऊंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि इसने ना डाइटिंग शुरू कर दी, कमज़ोर हो जाएगा। पहले तो ये अच्छा, प्रोग्रामिंग, ये ठीक है। कुफल तोड़ना बड़ा मसला था कि आप मम्मीज मामाज बॉय होते हैं। तो मैं तो आज तक यार, मामाज बॉय हूँ, लेकिन मुझे हाँ, रियलाइज हो गया कि हाँ मैं कितना मामाज बॉय होना चाहिए और कहाँ पे लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए। हाँ, लाइन ड्रॉ करनी फिर एक चाहिए। दफ़ा ऑमलेट बनता था, तो ऑमलेट में मुझे वो चिकना चिकना ऑमलेट नज़र आ रहा है, उसमें थोड़ा तेल नज़र आ रहा है, थोड़ा सा हैवी ऑमलेट है। तो मैंने कहा बेगम से, मैंने कहा यार इसको ना हमें चेंज करना पड़ेगा। बोले मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। ऐसे उसने मजाक में कहा, मेरे लग गई। मैंने कहा सिखाओ। मैंने कहा देखो तुम तो नहीं बना पाओगी थोड़े से मसले हो जाएंगे कि तुम बनाओगे तो अम्मा बोलेंगे इतना कम तेल क्यों। मैं बनाऊंगा, मुझे नहीं बोल सकती, मैं हाँ, कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि हम कभी कभी ऐसी गुस्से में बात कर सकते हैं अम्मा से, ज़ाहिर है अब लाडले भी होता है, नहीं हाँ, अम्मा मैं कर लूंगा, ये मसला नहीं, हाँ, तुम नहीं कर सकती तो तुम हाँ, मुझे सिखा दो। हाँ, ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है वो मुझे सिखा रही थी पहली दफ़ा। तो मेरी अम्मा ने कहा कि हमसे तो नहीं सीखा तुमने कभी। तो मैंने कहा आपने सिखाया ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने ख़ानदान में एक दूसरी जगह सुना कि भाई अब तो फ़ाद अपना खाना भी खुद बनाता है और इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें मुझे इसलिए It समझ will में be आया there, कि हाँ, पहले मुझे लगता था कि यार हो सकता है मेरे अम्मा अब्बा परफेक्ट हों, सही है, लेकिन फिर समझ में आया अम्मा अब्बा किसी के भी परफेक्ट नहीं है। क्योंकि कल्चरल सोसाइटल नॉर्म है जो कि इतना ज़्यादा इंडोक्ट्रिनेट कर दिया गया है कि आप कुछ भी करो आप रियलाइज़ नहीं करते कि हाँ, कितना गलत है। हाँ, कि अगर आपका बेटा अपना खाना खुद बना रहा है या अपने हेल्थ को, कितनी दफ़ा मुझे डाइट प्लान्स या फिर जो न्यूट्रिशन गाइडलाइंस मैं लोगों को देता हूँ वो इसलिए फॉलो नहीं हो पाती कि वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और वो ना कुछ कह नहीं सकते। लोग क्या कहेंगे सामने से, मैं बेगम को हाँ, कुछ नहीं कह सकता, बेगम अलाउ नहीं है बेगम को ये काम करना। हाँ, तो यार आप 40 साल के आदमी हो, आप हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर के मरीज हो, अगर आप अभी नहीं पकड़ोगे आपके पैसे पे घर चलता है, तो जी, कम ऑन टेक द लीड। तो तुम नहीं कर पा रहे, तुम्हारी बेगम नहीं कर पाएगी, तुम्हारे बच्चे, तो तुम एज ए लीडर तुमने अपने आप को कितना रिस्ट्रिक्टिव कर दिया है कि तुम्हारी बेगम शी लुक्स अप टू यू। तुम्हारी ही अगर हालत ख़राब है तो तुम क्या एक्सपेक्ट करोगे उससे। हाँ, तो ये एक प्रॉब्लम है और मैं चाहूँगा कि अब मुझे ये बताओ कि फॉर एग्जांपल अगर कोई तुमसे पूछता है कि भाई अगर चाइना से लड़का बनवाना हो तुम्हें, सही है ये फिगरेटिव सेंस में हम बोले कि भाई फॉर चाइना से ही एग्जांपल बनवाना पड़ेगा। हाँ मतलब जल्दी बन के भी आ जाएगा और सारे हाँ, ऑप्शंस भी हैं वहाँ पे अब तो। ओह सॉरी, हाँ, हाँ, अब तो सारे ऑप्शंस हैं और इकोनॉमिक हब है और प्रोडक्शन हब है हाँ, कि अगर सारे तुम्हें ऑप्शंस और खूब सारे पैसे के बाद भी नहीं बन सकता। हाँ ये बात भी है, लेकिन फिर भी कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं कि यार ये होना चाहिए, खास तौर पे द गर्ल लाइक यू और द पर्सन लाइक यू जो कि इमोशनली, मेंटली और प्रोफेशनली आगे बढ़ चुकी हैं। अब वो उन चीज़ों पे नहीं जाती जो 18-19 साल की नॉर्मल लड़कियां, अब तो वो भी माशाल्लाह अगर उनके पेरेंट्स अच्छे हैं तो वो भी अच्छी खासी अवेयर हैं। तो चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। मर्द का काम सिर्फ खाना खिलाना और छत देना नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा है। तो व्हाट डू यू थिंक, मतलब व्हाट काइंड ऑफ पर्सन शुड बी देयर, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, एवरी पर्सन दैट इज लाइक यू, दैट थिंक्स लाइक यू। एक चीज़ जो आपकी बातों में भी अभी आपने खुद बोली कि आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी बेगम अक्सर और ज़्यादा ही काम कर रही होती है कहीं ना कहीं, राइट? सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स वुमेन आर डूइंग अ लॉट एंड दैट इज़ समथिंग विच मैन नीड्स टू सपोर्ट देम इन, कि अगर चाहे वो बाहर का काम हो चाहे वो घर का काम हो, अगर वो लेट्स से उसके साथ इक्वली कमा रही है, बिल्स भी शेयर कर रही है, देन द पर्सन शुड, एन आइडियल पर्सन शुड ऑल्सो बी शेयरिंग इक्वल रिस्पॉन्स, नॉट इक्वल, इवन इफ 60-40, 70-30 can take 30% of responsibility with her at home. That will also help her reduce the burden. एक तो ये चीज़ है, बिकॉज जो सुस्ती और काहली है ना कि बस अब मैं 5 बजे के बाद तो कोई काम नहीं करूंगा, या मैंने तो 905 बहुत मेहनत कर ली है, अब तो मैं पानी भी उठ के नहीं पीऊंगा, अब मैं अपने कपड़े भी जगह से नहीं उठाऊंगा, अपने कपड़े प्रेस भी नहीं करूंगा, मेरे मौजे भी तुम निकाल के दो, ये सब। एंड देन ऑल्सो इफ शी इज टायर्ड यू कैन ऑल्सो एंटर किचन और अपना खाना निकालना, खाना गर्म करके देने की जिम्मेदारी, फल काटने की भी जिम्मेदारी बेगम पे डाली जा रही है। दैट इज़ टू मच। अब अपनी जिम्मेदारी उठा ले बंदा, ये तो सबसे, ये बेसिक है, लाइक ये बेयर मिनिमम है खुद की जिम्मेदारी उठाना। एंड देन द पर्सन नीड्स टू हैव लॉट ऑफ सिक्योरिटी ऑल्सो, क्योंकि आप अगर देख रहे हैं कि अब लड़कियां पढ़ रही हैं या काम कर रही हैं या आपके साथ मिलकर घर चला रही हैं, तो यू नीड टू बी सिक्योर। अब कोई भी 70-30 करे, 60-40 करे, फाइनेंसेस में आप ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही हैं, वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट करिए, डजेंट मैटर। अगर वो ज़्यादा कर रही है, बस आप सिक्योर रहें, यू शुडंट बी इनसिक्योर विद हर फाइनेंशियल अचीवमेंट्स
with her recognition, if she's getting more appreciation, if she's getting more popularity, if she has better leadership skills than you, ठीक है, तो indecisiveness से बेहतर है कोई एक बंदा decide कर ले. एक जो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है वो another problem is indecisiveness बहुत ज़्यादा होती है. आप खुद भी फैसला नहीं कर रहे और आप दूसरे को भी नहीं करने दे रहे. आप खुद भी बहुत डरते हैं फैमिली से और आप दूसरे को भी डरा रहे हैं. भाई आप डरते हो तो फिर आप चुप करके बैठ जाओ, अगले बंदे को करने दो फैसला. ब्लेम लेने के लिए तैयार है वो बंदा, ले लेगा ब्लेम. नहीं, आप खुद भी डरेंगे और आप उसको भी ब्लेम नहीं लेने देंगे. सही बात. तो women are very much decisive. I've seen this and they are, because अभी ये जो सारी सिचुएशन चल रही है, इतनी ज़्यादा रोक टोक होती है काम पे, कमाने पे, पढ़ने पे, तो वो रिबेलियस एटीट्यूड के साथ साथ डिसाइसिवनेस भी बहुत ज़्यादा आती है कि हम खुद फैसले कर लेते हैं. अब अगर डांट भी पड़ रही है तो बेटर टू आस्क फॉर फॉरगिवनेस देन टू आस्क फॉर परमिशन वाली बात है. तो पड़ रही है डांट, ठीक है, ब्लेम आ जाएगा, ठीक है, आप मुझे बुरा बोल लोगे, ठीक है, पर करना वही है जो मुझे सही लगता है. तो ये लड़कियों में है, बहुत ज़्यादा लड़कियों में है. So I think decisiveness and then strong-headedness. You have to take stand for yourself. You have to take stand for your family. And living separately is also not a bad option. अगर आपको ज़हनी सुकून जहाँ मिल जाए, जॉइंट फैमिली में मिल जाए, वेरी गुड. मुश्किल है वैसे, और अलहदा मिल जाए तो अलहदा सही. बट आप जिंदगी के कीमती 10 साल 12 साल आप निकाल देते हैं ये सोच के कि चलो आगे जाकर ले लेंगे, आगे जाकर अलहदा हो जाएंगे, बाद में कर लेंगे, वक्त लगता है घर वालों को मनाने के लिए. ये सब करते करते आप अपनी वाइफ के कीमती 10-12 साल निकाल देंगे. आप 30 से 40s में आ जाएंगे, 40 से 50s में आ जाएंगे. उसके बाद क्या फ़ायदा फिर? बना दें यार चाइना से, ऐसा बन सकता है. तो मैंने पूरे 10 साल गुजारे हैं जॉइंट फैमिली में ना, और But you're helping people to not do that, right? बिल्कुल. और मुझे एहसास होता है कि यार ये काम मैं अगर 3-4 साल बाद कर लेता शादी के तो चीज़ें और बेहतर हो सकती थी. जबकि मेरा अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पेरेंट्स काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है, बहुत कुछ है, और अल्लाह का शुक्र है कि अब हमारी जो इक्वेशन है बड़ी अच्छी है. वरना बहुत खुदा ना खास्ता ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने बदतमीजी की हो या हमने कोई मुंह मोड़ लिया हो, कुछ ऐसा हो, क्योंकि उन्होंने भी अंडरस्टैंड किया, हमने भी किया. लेकिन ऐसे लोग हैं आसपास. अभी मैं एक दोस्त के यहाँ गया हुआ था तो वो बता रही थी उसके मसले चल रहे हैं घर पे. तो कह रही है कि हमारे ससुराल में ना ऊपर हमारा कमरा है और हमारे एक बालकनी है जो पुराना है, उस पर गंदे कपड़े, वो पर्दा होता है ना, फटा हुआ पर्दा पड़ा हुआ है, और वो अजीब सा ऑकवर्ड लग रहा होता है. तो उसको 2-3 महीने हुए उस घर में, उसने कहा यार ये हटाओ, अपने मियाँ से बोला हटाओ. तो उसके मियाँ ने कहा नहीं, बोल भी नहीं देना ये बात कभी किसी से ना. तो उसने अगले दिन ऐसे ही बोल दिया अपनी एक नंद को कि यार ये मैं सोच रही हूँ हटा दूँ. वो बात नीचे तक पहुँच गई और घर में कोहराम मच गया कि अब ये नए लोग आके हमारी वो चीज़ें भी, हमें भी बाहर निकाल दो. ये डायलॉग शुरू हो जाता है ना, आप हमें भी बाहर निकाल दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो. तो वो फिर वो स्टार्ट था, कह रही वो स्टार्ट था. उसके बाद इनसे तो कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ बोल ही नहीं सकते, जबकि घर इन पे चलता है, सब कुछ है. तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं. अच्छा, कहीं ना कहीं मैं भी अगर पीछे देखता हूँ ना तो मुझे अच्छी तरह याद है एक जगह जहाँ पे मेरे फादर मेरी बेगम को डांट रहे हैं और मैं कुछ नहीं कह पा रहा शुरू का, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी होती है, एक इज्जत करो, कुछ बोलो नहीं. जबकि मुझे पता है वो गलत बात है, मैं बोल सकता था, ये बोल सकता था कि अब्बा उसकी गलती नहीं है, ऐसा हो गया, ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी. बेगम मेरी तरफ देख रही कि मैं कुछ बोलूंगा और मैं कुछ बोल नहीं रहा. तो ये चीज़ें ना, मुझे ये होता है कि यार आई हैव डन दीज मिस्टेक्स, लेकिन अब कोई और ना करे. और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें, देखो, और तो भूलती नहीं है, सिंपल सी बात है. ये फैक्ट है. अभी एक ड्रामा भी आ रहा है डॉक्टर बहू, मैं वो देख रहा हूँ अपनी बेगम की वजह से ना, बड़ा बड़ा शौक से देख रहा हूँ, क्योंकि वो वाकई बड़ा मेच्योर ड्रामा है. मेरे बच्चे भी देख रहे होते हैं ना, आई मेक श्योर कि वो देखें, क्योंकि रिलेशनशिप किस तरह नेविगेट होते हैं, बड़ा अच्छा दिखाया है उसमें. तो जो उसमें मरीना खान है, पुरानी जो एक्टर है, तो वो जब बोलती है कि मेरे दौर में तो आपने ऐसा किया था, अच्छे मियाँ नहीं बने, अच्छे बाप बन गए आप. तो वो चीज़ आई फेल्ट दैट कि यार उस वक्त आपको अच्छा मियाँ भी बनना ज़रूरी होता है. आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता है कि जो आप किसी की बेटी के साथ करते हैं, आगे आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है, मकाफात अमल भी होता है. आप स्टैंड नहीं ले सकते तो साथ दे दें, साथ दे दो, स्टैंड लेने वाले का साथ दे. हाँ. और फिर ये है कि हाँ, अब देखो 2-3 चीज़ होती हैं. फॉर एग्जाम्पल आप बता दो कि बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है, बदतमीजी करोगे मसले हल नहीं होंगे, क्योंकि एक तो आप दबे हुए पहले से, ऊपर से बदतमीजी कर ली, फिर तो बने हुए मसले भी बिगड़ जाएंगे. पॉइंट आउट करो ताकि बता दो कि ये है, आई एम सपोर्टिंग यू. लेकिन ये भी नहीं हो पा रहा लड़कों से, बात तो ये भी नहीं हो पा रहा लड़कों से. आखिर में जाते जाते मुझे ये बताओ कि कोई ऐसी चीज़, ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है, मार्क मेंसन पूछता था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में, ऐसा कौन सा आइडिया है जिसके लिए यू कैन डाई फॉर दैट आइडिया. तुम बोलोगे भाई कुछ भी करो, मैं इस आइडिया पे अटकी हूँ, और ये अभी तुम मानो ना मानो, आगे जाके तुम समझोगे कि यार मैं सही थी. कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी चीज़ दैट यू कैन टेक द बुलेट ऑन योर चेस्ट कि हाँ यार कोई ऐसा मसला नहीं है. हाँ, सो पर्सनल पर्सपेक्टिव में, आई मीन आई हैव बीन a big rebellious for my family also and relatives and friends also. तो हमेशा हर कोई मुझे यही समझाता रहा है कि यू नो जस्ट करियर को नीचे करके पर्सनल लाइफ को ऊपर रखकर ही आप खुश रह सकते हैं. That's it, that's about it. So marriage comes first, rest of things comes later. ठीक है. And I've been telling lots of people that मैं मैरिज को सेकंड थर्ड फोर्थ प्रायोरिटी करने की बात नहीं कर रही, बट मैं करियर को भी नीचे डालने की बात नहीं कर रही. आप इक्वली चला लें या फिर आप उसको सेकंड रख लें फिलहाल के लिए.
and I see so many women compromising on their own emotional health, mental health, just because they got married. खत्म, मतलब इसके बाद चलो करियर कॉम्प्रोमाइज़ किया ना, ये तो आपने कर लिया, एक चीज़ हो गई। आप अपनी बेसिक ख्वाहिशात को भी मार रहे होते हैं, यही जो आपने एग्जांपल्स दिए हैं उसमें। तो आपने वो टिक ऑफ तो कर लिया अपनी लाइफ से एक चीज़ कि ओके वी गॉट मैरिड, बट कहाँ है मेंटल हेल्थ? ज़हनी सुकून नहीं मिला। आप घूमना फिरना चाहते थे, अब आपको टेंशन ये है कि जॉइंट फैमिली में अगर मैं घूम रही हूँ लेकिन मेरे वो साथ में जो भी हैं देवर देवरानी जेठानी वगैरह वो नहीं घूम रहे, तो जेलसी फैक्टर आ जाएगा, नज़र लग जाएगी। अगर मेरे बच्चे ज़्यादा अच्छे स्कूल में चले जाएंगे लेकिन उनके बच्चे ज़्यादा अच्छे स्कूल में नहीं जा रहे, तो भी कॉम्पिटिशन, यू नो, तो कुछ करने के लिए भी सामने वाले को देखना पड़ रहा है, राइट? ये आपका बेसिक राइट है कि आप अपनी मर्जी का खा सकें, अपनी मर्जी का पहन सकें, अपनी मर्जी का घूम फिर सकें। आप अपनी लाइफ के इतने कीमती साल निकाल देते हैं। सो आई फील के मैरिज इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, बाकी सब जाए चूल्हे भाड़ में इज द रॉन्ग अप्रोच। आई स्टिल फील दैट, आई स्टैंड बाय दैट, यू कैन सी मी राइट नाउ, राइट? एंड आई ऑल्सो फील के वक्त के साथ साथ मैं बहुत सारे लोगों को समझा भी दूंगी। और यही सोच लेकिन लेबल की जाती है कि हमारे यहाँ जो डिवोर्सेज और खुला के केसेस है ना, सबसे ज़्यादा इसी सोच की वजह से आ रहे हैं। उसके बारे में क्या कहना है तुम्हारा? हाँ, तो मतलब आ तो रहे हैं आ तो रहे हैं। ऑन दिस वेरी रिबेलियस नोट हम इसको एंड करते हैं। हाँ। क्योंकि मज़ा तुमसे हमेशा बात करके इसलिए आता है कि वो अंदर है, एक कीड़ा है जो जागा हुआ है कि नहीं यार ऐसा नहीं होने देंगे, हम अपने वे में चीज़ें काम करेंगे। सो आई होप आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। बाकी वुड लव टू हैव यू अगेन एंड अगेन इंशाल्लाह, और कुछ काम करेंगे साथ में, क्योंकि चीज़ें मुझे लग रहा है कि यार वो वर्व है, वो पैशन है जो काम कर सकता है आगे जाके। तो थैंक यू वेरी मच भाई, You're welcome. और फिर मुलाकात करते हैं इंशाल्लाह। जब तक के लिए मुझे और माँ को इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।